Hello students, welcome to Geography Guru channel. This is our second episode of class 10th economics chapter number 5 consumer rights उपभोक्ता अधिकार। पहला जो पिछला एपिसोड था हमने समझा पढ़ा जाना उपभोक्ता क्या होते हैं। वी ऑल आर कंज्यूमर्स, हम सभी उपभोक्ता हैं। हमारा शोषण कैसे होता है मार्केट में, कौन कौन से तरीके अपनाए जाते हैं और कारण क्या है, ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। आज का जो हमारा एपिसोड होगा उसमें हम उसी कड़ी को, उसी सिलसिले को आगे रखते हुए हम जानने वाले हैं उपभोक्ता आंदोलन, उसका विकास कैसे हुआ था और क्या प्रभाव पड़ा उसका, क्या आउटकम्स रहे, क्या परिणाम निकल के आए। और फिर हम बात करेंगे कोपरा जो 1986 में पारित किया गया था भारत सरकार के द्वारा, उसके द्वारा उपभोक्ता अदालत स्थापित की गई है। तो उनके कौन कौन से लेवल है, कैसे हम वहां पर जा सकते हैं, वो सब कुछ हम आज के एपिसोड में हम जानने वाले हैं। और हम शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। सबसे पहले हम उपभोक्ता आंदोलन की बात करेंगे कि कैसे उपभोक्ता आंदोलन है उसकी शुरुआत होती है, उसके पीछे कारण क्या क्या रहे थे। सबसे पहले कि भारत में जो उपभोक्ता आंदोलन है वो सामाजिक आंदोलन के तौर पर इसका उदय हुआ। यानी कि इसका उदय है वो किसी राजनीतिक ताकत या फिर राजनीतिक दलों के द्वारा नहीं हुआ, बल्कि सामाजिक आवश्यकता के तौर पर हुआ। इसका कारण ये था कि कई तरीके से जो उपभोक्ता हैं, हम सामान्य उपभोक्ता, हमारा उत्पीड़न होता रहा। अनैतिक और अनुचित व्यापार की प्रथा है, उसके खिलाफ धीरे धीरे लोगों में जागरूकता बढ़ी, उपभोक्ताओं में जागरूकता बढ़ी और उन्होंने अपने हितों की रक्षा को बढ़ावा देने के लिए आंदोलन की राह अपनाई। इसमें मुख्य कारण थे जैसे भोजन की कमी थी, उस दशाओं में शोषण किया जाना, जमाखोरी, कालाबाजारी या फिर मिलावट। इस प्रकार की चीजें बहुत सामान्य थी शुरुआत में। मिलावट किया जाना या कालाबाजारी किया जाना या फिर अनुचित तौर पर दाम बढ़ा देना कमी दिखा करके। तो ये सारे ऐसे कारण थे आजादी के बाद जिसके कारण उपभोक्ताओं को महसूस हुआ कि उनके हितों की रक्षा के लिए हमें कुछ और कदम उठाए जाने चाहिए। तो 1960 के दशक में संगठित होना शुरू हो जाते हैं। तो ये संगठित तौर पर आंदोलन की शुरुआत कब होती है? 1960 के दशक में। तो 1960 के दशक में हमारे देश में उपभोक्ता और पूरे विश्व की भी बात की जाए तो उपभोक्ता आंदोलन है उसका उदय होता है, उसकी शुरुआत होती है। किन कारणों से? इन 4 कारणों के कारण, जैसे भोजन की कमी है, जमाखोरी है, कालाबाजारी है, मिलावट है। इन सभी के कारण ये कि उपभोक्ताओं का शोषण हो रहा था। तो 1960 के दशक में वो संगठित होना शुरू हो जाते हैं। यानी कि पहले संगठित नहीं थे, शोषण हो गया तो सिर्फ यही तरीका होता था कि वहां की बजाय दूसरी जगह चले जाओ, लेकिन उस वक्त संगठित होना शुरू हो जाते हैं। 1970 के दशक में उपभोक्ता आंदोलन है वो और ज्यादा शक्तिशाली होता है और वो कई सारे तरीके अपनाते हैं लोगों को जागरूक करने के लिए। जैसे लेख लिखे जाते हैं, प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाता है। तो उस वक्त हालांकि सामान्य तरीके यही थे कि लेख लिख दिए, प्रदर्शनियों का आयोजन कर दिया, नुक्कड़ नाटक है वो प्रयोग में लाए जाते थे और ये उपभोक्ता आंदोलन के तहत लोगों को जागरूक किया जाता था। क्योंकि इसके पीछे कानूनी ढाल नहीं थी उस वक्त, सिर्फ जागरूक किया जा सकता था कि हमें बचना कैसे है। तो उन्होंने जो मुद्दे उठाए, जैसे राशन की दुकानों में खराब जो मटेरियल या अनाज दिए जाते थे, खराब पदार्थ दिए जाते थे, या जैसे यात्री परिवहन में भीड़ भाड़ का मुद्दा था। तो ऐसे कई प्रकार की समस्याएं, नई समस्याएं आई कि जब हम पे कर रहे हैं तो हम खराब प्रोडक्ट क्यों लें, खराब सेवाएं क्यों लें। तो यह आंदोलन की शुरुआत 1960 के दशक में होती है। 1970 में ये मजबूत हो जाता है। तरीके कौन से अपनाते हैं? लेख लिखना, प्रदर्शनी करना और नुक्कड़ नाटक है, इनका सहारा लिया जाता है। उसके बाद इस आंदोलन को काफी ज्यादा मजबूती मिलती है। उपभोक्ता समूह है वो धीरे धीरे घटित होने लगते हैं, पूरे देश में फैल जाते हैं और सरकार के ऊपर उपभोक्ता आंदोलन है वो दबाव बनाने में एक तरीके से सफल रहता है। यानी कि एक सामाजिक शक्ति के तौर पर यह उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। और इसी दबाव का परिणाम यह होता है कि सरकार ने 1986 में कोपरा एक्ट है वो पारित करती है। यानी कि 1986 में सरकार के ऊपर दबाव आता है इस प्रकार के संगठनों के कारण, उनकी गतिविधियों के कारण, कि वो कोपरा एक्ट लेके आती है। अब कोपरा एक्ट क्या है? कंज्यूमर, CO मीन्स कंज्यूमर, P फॉर प्रोटेक्शन, PR फॉर प्रोटेक्शन और A फॉर एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। 1986 इसलिए कि ये 24 दिसंबर 1986 को 1986 को ये पारित किया गया था। ओके, तो ये किस दिन पारित हुआ था? 24 दिसंबर को।
तो इस 24 दिसंबर को हम राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के तौर पर मनाते हैं। हालांकि इस समय से एक वर्ष पहले यूएनओ ने भी उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए 1985 में गाइडलाइंस थी वो जारी कर दी थी। ये वैश्विक स्तर पर जो आंदोलन था उसका प्रभाव था। तो 24 दिसंबर 1986 को भारत में भी कोपरा अधिनियम है वो पास होता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, और जिसके कारण हम 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के तौर पर मनाते हैं। एनटीएससी और आपके एनुअल एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ बुक्स में आप हेल्प बुक अगर कोई यूज़ करा है तो उसमें 15 मार्च दिया होता है, वो इंटरनेशनल कंज्यूमर डे होता है। नेशनल कंज्यूमर डे है वो 24 दिसंबर है। आज हमारे देश में अगर उपभोक्ता संगठनों की बात करें तो वो लगभग इस प्रकार के कंज्यूमर ग्रुप्स है वो 700 से अधिक है। उनमें से 20-25 बहुत अच्छे से संगठित है, पूरे देश में फैले हुए और काफ़ी ज़्यादा एक्टिव भी हैं। इन संगठनों का कार्य क्या होता है? लोगों की हेल्प करना, उनको गाइड करना और लोगों को अवेयर करना ताकि वो शोषण के खिलाफ आवाज़ उठा पाए। एक तो बचा जा सके, पहली चीज़ तो ये, और अगर शिकार हो गए हैं, शिकार होने के बाद तो कैसे वो आवाज़ उठाएं, ये सब कुछ किया जाता है। तो कोपरा के तहत लोगों को जो शिकार होते हैं शोषण का, उपभोक्ताओं को, उनको संरक्षण या शोषण से बचाने के लिए और न्याय प्रदान करने के लिए उपभोक्ता अदालतें बनाई गई है। तो ये 3 सत्र की अदालतें होती है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उपभोक्ता अदालत है उसके ऊपर नोट लिखिए, या कंज्यूमर फोरम न्यायिक प्रणाली है उसके ऊपर नोट लिखिए, या उपभोक्ता अदालतें कितने प्रकार की होती है, इस टाइप का क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। तो उपभोक्ता अदालत जो होती है वो 3 उसके लेवल होते हैं, 3 लेवल होते हैं। जिला सत्र की होती है पहली, उसके बाद दूसरी है राज्य सत्र की होती है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, और उसके बाद नेशनल लेवल की होती है। तो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल है, यहाँ पर अगर 20 लाख रुपए तक के दावे हैं तो उनकी शिकायतों का निपटारा करते हैं। यानी कि अगर आपकी किसी प्रकार का शोषण हुआ है और वो 20 लाख रुपए से कम है तो आप डायरेक्ट कहाँ जाओगे? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाओगे। जो स्टेट कोर्ट है इसमें 20 लाख से 1 करोड़ रुपए के जो दावे हैं उनका निपटारा करती है। अगर 20 लाख से अधिक है तो आप किस में जाओगे? स्टेट कोर्ट में जाओगे। अगर आपका दावा 1 करोड़ से अधिक का तो आप नेशनल कंज्यूमर फॉर्म में जाओगे, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फॉर्म, स्टेट कंज्यूमर फॉर्म और नेशनल कंज्यूमर फॉर्म और कंज्यूमर कोर्ट भी बोल सकते हैं। ओके, तो ये 3 लेवल होते हैं, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और उसके बाद नेशनल। 20 लाख, 20 से 1 करोड़ और 1 करोड़ से अधिक। इसके साथ साथ अगर आपने डिस्ट्रिक्ट जैसे कोर्ट है उसमें आपने दावा किया और आपके जो फैसला वो फेवर में भी आया, जो डिसीजन दिया गया, लेकिन फिर भी आप सेटिस्फाई नहीं हो तो आप अपील कर सकते हो किसमें? स्टेट लेवल पे। स्टेट लेवल से अगर सेटिस्फाई नहीं हो तो आप अपील कर सकते हो नेशनल लेवल में, चाहे आपका मामला 20 लाख से नीचे है। ओके, लेकिन अगर 20 लाख से अधिक है तो डायरेक्ट आप स्टेट कंज्यूमर कोर्ट में जाओगे। तो ये एक तरीके से जुड़े होते हैं एक दूसरे से, तो अपील भी हम कर सकते हैं आगे के लेवल में। तो ये है कि किस तरीके से कंज्यूमर कोर्ट है वो बनाई गई है, स्थापित की गई है उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए। यहाँ पे अलग से भी दिया गया, आप इसको चेक कर लीजिए। डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फॉर्म 20 लाख रुपए तक, स्टेट कमीशन है 20 लाख टू 1 करोड़ एंड देन द नेशनल कमीशन मोर देन 1 करोड़। तो ये आज हमने उपभोक्ता आंदोलन की बात की और कंज्यूमर कोर्ट्स की बात की कि क्या क्या होती है। लेकिन ये कंज्यूमर कोर्ट हैं उनकी कुछ कमियां हैं, कौन कौन सी कमियां हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। उपभोक्ता जो निवारण प्रक्रिया है उसमें सबसे बड़ी कमी है कि ये महंगी होती जा रही है और समय लेने वाली होती जा रही है। जनसंख्या अधिक है और ये उतनी पर्याप्त मात्रा में नहीं है, तो उसमें कई बार, महंगी का मतलब ये नहीं कि आपको डायरेक्ट जा करके उतनी पेमेंट देनी होती है, लेकिन आपको कई बार चक्कर लगाने होते हैं और कई बार तो ये सालों निकल जाते हैं, कई साल हो जाते हैं आपका फैसला आने में, तो ये बोझिल हो जाती है, महंगी है और समय देने वाली सबसे बड़ी कमी ये है इस कंज्यूमर कोर्ट प्रोसेस की। दूसरा ये कि कई बार उपभोक्ताओं को वकीलों को भी अटैच करना पड़ता है, क्योंकि अगर मामला है वो ज़्यादा रुपयों का है तो महंगी तो हो गई, साथ ही साथ उसे बार बार आना पड़ता है, तो उसको समय की आवश्यकता होती है, तो समय बहुत ज़्यादा लगता है, तो ये बड़ी कमी है। दूसरी जो इस कंज्यूमर सिस्टम की कमी है कि आमतौर पे जो अधिकांश जो खरीद होती है उसमें कैश मेमो होते ही नहीं, लोगों को बिल दिए नहीं जाते या फिर बिल लेते नहीं है लोग।
अवेयरनेस की कमी कारण, इसलिए यहाँ पर उनको न्याय नहीं मिल पाता क्योंकि प्रूफ नहीं होता, उनके पास सबूत नहीं होता। तो एक ये भी समस्या आ रही है कि लोगों में अभी भी जागरूकता नहीं है। इसके साथ साथ बाजार में अधिकांश जो खरीदारी की जाती है वो खुदरा में की जाती है, यानी कि छोटे सामान की। मान लीजिए आप प्रोडक्ट लेके आए, आप 2 बिस्किट के पैकेट लेकर के आए हो, आप कुछ टॉफ़ी लेके आए हो, उनमें कुछ खराबी है, आपने 10 रुपये का कुछ पे ले लिया, उसमें प्रॉब्लम है, या आपने कोल्ड ड्रिंक्स लिए MRP से ज़्यादा चार्ज लिया, तो अब वहाँ पे आप बिल की डिमांड थोड़ी करोगे, नहीं करते हो, और ये फिजिबल भी नहीं हो पाता। तो ये भी एक कमी है कि इसका समाधान कैसे किया जाए। इसके साथ साथ श्रमिकों की रक्षा करने वाले जो कानून है, विशेषकर असंगठित क्षेत्र में, तो वो कमज़ोर है कि अगर श्रमिक शरण में जाते भी हैं उपभोक्ता अदालत में तो कानून ही उनके साथ नहीं है। उनको पहले सुदृढ़ करना होगा ताकि उनको न्याय मिल सके। बाज़ारों में काम करने के जो नियम हैं वो भी ढीले ढाले हैं और नियमों का अक्सर पालन नहीं किया जाता। इसके लिए भी सख्ती करने की ज़रूरत है ताकि बार बार उपभोक्ताओं को अदालत के चक्कर ना काटने पड़े, बल्कि नियमों का पालन वहीं पे सुनिश्चित हो सके। तो ये कुछ कमियां हैं जिनको दूर किया जाना जरूरी है। तो ये था हमारा आज का सेशन जिसमें हमने उपभोक्ता अदालत के बारे में जाना। मेन हमारा ये था। इसके साथ साथ हमने उपभोक्ता मूवमेंट की बात की, उपभोक्ता आंदोलन की बात की, और हमने उपभोक्ता न्यायिक प्रक्रिया उसकी कुछ कमियों को भी डिस्कस किया। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम कंज्यूमर राइट्स की बात करेंगे जो हमने कोपरा से मिले हैं, वो सब कुछ हम डिटेल में जानेंगे। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।